नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद सियासत न्यूज़ आईना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज एक ऐसी खबर है जो सारी दुनिया को परेशान किए हुए है, और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस परेशानी ने ऐसा लगता है कि इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इसराइल और गज़ा जंग की, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसराइल ने किस तरह दरिंदगी का सिलसिला जारी रखा है। आप ये भी जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को इस जंग का आगाज़ हुआ, और उसके बाद से इसराइल की दरिंदगी का ये हाल है कि इसराइल के फ़िज़ाई ज़मीनी हमलों में कम अज़ कम 38,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जबकि ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 89,000 के करीब बताई जाती है। वैसे में नाज़रीन, आपको ये बताना ज़रूरी है कि इसराइल और हमास की जंग बंदी की एक तरफ बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और उनका कत्ल आम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उसके बावजूद ऐसा लगता है कि आलमी बरादरी बेहिसी और बेबसी का शिकार है, और वो इसराइल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर आलमी बरादरी और जो हुकूमतें हैं वो इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से गुरेज क्यों कर रही है, क्योंकि इसराइल न सिर्फ गज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, बल्कि आलमी अमन व अमान के लिए भी ख़तरा बना हुआ है, और दहशतगर्दी की सबसे बड़ी वजह भी इसराइल बना हुआ है। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं गज़ा, और गज़ा में जिस तरह इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला जारी रखे हुए, उस सिलसिले में हम आपको बताते हैं इसराइली फोर्सेज ने अल-मगाज़ी और बुरेज रेफ्यूजी कैंपों पर बमबारी की, और आपको ये भी बताते हैं कि अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए वस्ती गज़ा के अल ज़हरा इलाके पर भी उसने हमला कर दिया है। इजरायली वज़ीर दिफा गैलेंट ने अल मवासी पर हलाकत कैद हमले के लिए पायलट की सताइश की है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक पायलट वहाँ पर हमला करता है, और उस हमले में 90 से ज़्यादा, ये कहा जा रहा है कि 92 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जबकि 300 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फ़लस्तीनियों की शहादत और फ़लस्तीनियों के ज़ख्मी होने पर इसराइली वज़ीर दिफा पायलट को मुबारकबाद दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि किस तरह ये कातिल फ़लस्तीनियों के कातिल फ़ख्र का इजहार कर रहे हैं, तकब्बुर का इजहार कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि जो कोई तकब्बुर करता है उसकी तबाही व बर्बादी यकीनी हो जाती है, और वो ज़िल्लत व रुसवाई का एक सामान बन जाता है और मजाक का मौजू बन जाता है। आज इसराइल लाख ताकत के बावजूद, लाख सुपर पावर्स की हिमायत के बावजूद ज़लील ख्वार हो रहा है, और इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि खुद बरतानवी नए वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने फौरी जंग बंदी का ऐलान कर दिया है, यानी जंग बंदी करने का मुतालबा किया है। अब तो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने भी फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि अल मवासी कैंप पर इसराइल के हमले में 92 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जबकि 300 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि नसीरत में बेघर फ़लस्तीनियों के कैंप पर हमले में 17 फ़लस्तीनी शहीद और 80 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है, ख़ासतौर पर इसराइल दावा रख कर रहा है कि अल मवासी कैंप पर इसराइल ने हमला सिर्फ और सिर्फ जो हमास के कमांडर हैं मोहम्मद अल-ज़ीफ़, उनको कत्ल करने के लिए ये हमला किया था, और उसमें वो शहीद हो गए। लेकिन हमास का कहना है कि कमांडर मोहम्मद अल-ज़ीफ़ बिल्कुल ठीक है, ना सिर्फ ठीक है, बल्कि वो यहूदी फ़ौज के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की न सिर्फ निगरानी कर रहे हैं, बल्कि जंगजों को हिदायत भी जारी कर रहे हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दें कि इस्माइल हानिया ने बैनुल-अक़वामी सालिसों पर जोर दिया है कि वो इसराइल पर गज़ा में बमबारी फौरी रोकने के लिए दबाव डालें। वैसे भी नाज़रीन, आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि 7 अक्टूबर से अब तक 38,584 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जबकि 8,000 से लेकर 12,000 फ़लस्तीनियों की लाशें हनूज़ मलबे तले दबी हुई हैं। 80 से लेकर 85% गज़ा तबाह ताराज हो चुका है, और मसाजिद से लेकर गिरजाघर और स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, तमाम के तमाम इसराइल ने तबाह व बर्बाद करके रख दिए हैं। यहाँ तक कि फ़लस्तीन के जो अस्पताल हैं उनमें से अक्सर अस्पताल भी ज़मीन दोज़ हो चुके हैं। बरतानी वज़ीर आज़म और बरतानवी वज़ीर दाखिला ने एक बयान के ज़रिए कहा है कि इसराइल को फौरी जंग बंदी कर देनी चाहिए। एक बरतानी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का एक बयान मंज़र-ए-आम पर आया, जिसमें यह बताया गया है कि इसराइल और फ़लस्तीन का वो जल्द ही दौरा करेंगे, और 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ दोनों कायदीन यानी बेंजामिन नेतन्याहू और महमूद अब्बास सदर फ़लस्तीनी अथॉरिटी से तबादले ख्याल करेंगे।
ویسے بھی ناظرین انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ غزہ میں اموات اور تباہی ناقابل قبول ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہندوستانی نژاد وزیر اعظم رشی سونک نے آپ نے دیکھا کہ کس طرح اسرائیل کی بے جا حمایت کی تھی، اور اب جو نئے وزیر اعظم آئے ہیں انہوں نے ببانگ دہل یہ کہہ دیا ہے کہ فوری جنگ بندی کرنی چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح اسرائیل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں امریکہ کا نام آتے ہی آپ کو یقین مانیے آپ کے ذہن میں ٹرمپ کا خیال آیا ہوگا، جنہیں کل ہی ایک ریلی میں زخمی کر دیا گیا تھا۔ بہرحال ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی کبھی ایسے اب نارمل کام کر جاتے ہیں جس کے نتیجے میں لوگ ہنسنے لگتے ہیں اور انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ حالیہ عرصے کے دوران آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن کے بارے میں بھی کئی اطلاعات ایسی آئی ہیں جس میں ان سے کہا گیا کہ وہ صدارتی انتخابات لڑنے کے لیے انفٹ ہیں، اور وہ مختلف یعنی کچھ باتیں ایسے ہوتی ہیں جو وہ بھول جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ یوکرین کے صدر زیلنسکی سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں مسٹر پوٹن کہہ کر پکارنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح کے کئی ایسے واقعات ہیں جو بائیڈن سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن جہاں تک ٹرمپ کا سوال ہے، ٹرمپ کے دور صدارت میں بھی ان پر انگلیاں اٹھی تھی اور کہا گیا تھا کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، کبھی وہ چیخنے لگتے ہیں، کبھی چلانے لگتے ہیں، تو کبھی اپنے مد مقابل پر حملہ کر دیتے ہیں، اس پر حملہ کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتا دیں کہ اب جیسا کہ ٹرمپ پر کل حملہ کیا گیا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ٹرمپ بال بچ گئے، مرتے بال بچ گئے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے جو گولی چلائی گئی تھی ان کے کان کو چھوتی ہوئی نکل گئی، یعنی موت انہیں چھوتے ہوئی نکل گئی۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کسی عالم سے یہ پوچھا گیا، کسی ایک شخص نے، کہ مولانا میرا بھائی مرتے بچ گیا، تو ان مولانا نے جواب دیا کہ تمہارا بھائی مرتے بچ گیا لیکن بچتے مر جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک وقت ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کا یہ وقت نہیں تھا اور وہ بچ گئے، اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ٹرمپ زخمی ہونے کے باوجود اب کہا جاتا ہے کہ ایک اور جو انتخابی ریلی ہے اس میں وہ نظر آئے ہیں۔ ملواکی میں وہ اسرائیل یعنی امریکی صدارتی انتخابات کی انتخابی ریلی منعقد ہوئی، اور وہاں انہوں نے خطاب بھی کیا اور عوام سے کہا کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اب کہیں سے زیادہ اب متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ویسے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ ہفتے کو انتخابی ریلی کے دوران جو بڑا واقعہ پیش آیا، یعنی ٹرمپ پر حملے کا واقعہ پیش آیا، اس میں قاتل کو تو گولی مار دی گئی، لیکن ایک سوال اس واقعے کے بعد اٹھنے لگا ہے کہ امریکہ میں جو بندوق کلچر ہے یا گن کلچر ہے وہ بڑی تیزی سے فروغ پا رہا ہے، جس کے نتیجے میں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ ایف بی آئی کو اس تحقیقات کی نگرانی میں یہ تحقیقات کی جائے گی ایف بی آئی کی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس حملہ آور کو فوری گولی مار دی گئی تھی وہ پینسلوانیا کے مقام کا ہی رہنے والا ہے، یعنی بٹلر میں جو ریلی سے ٹرمپ نے خطاب کیا تھا وہیں کا رہنے والا ہے، اور اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ بھی دریافت نہیں ہوا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس کے گھر پر جب دھاوا کیا گیا تو بم سازی کے لیے جو سامان استعمال ہوتا ہے وہ پایا گیا، اسی طرح اس کی کار میں جو حملے کے مقام سے کچھ فاصلے پر رکھی گئی تھی وہاں سے بھی کچھ ایسی اشیاء برآمد ہوئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بم بنانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر اس کی وجہ کیا تھی، اس نے ٹرمپ کو مارنے کی کوشش کیوں کی تھی۔ اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کی پبلسٹی کے لیے یہ کیا گیا ہو یا پھر اس کی مقبولیت میں اضافے کے لیے یہ کیا گیا ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دو بھی جو بوڑھے ہیں، ضعیف ہے، ان دونوں کے درمیان مقابلے کی بات ہو رہی ہے، یعنی ٹرمپ اور بائیڈن کی، لیکن امریکہ کو عام لوگوں کا یہی تاثر ہے کہ امریکہ کو ایک نوجوان اور روشن خیال صدر کی ضرورت ہے جو امریکہ کو مصیبت سے نکال سکے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بائیڈن کے بعد اگر بائیڈن سے مقابلے میں ٹرمپ کو کامیابی ملتی ہے تو پھر امریکہ کی تباہی کا آغاز ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کی معیشت کو ٹرمپ نہیں سنبھال سکتے، یہ کہا جا رہا ہے۔ ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کی جمہوری تباہی و بربادی کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کس طرح وہاں عمران خان کی پارٹی کو الگ تھلگ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہاں تک اب یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی پارٹی
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद कर दी जाए। इस सिलसिले में वज़ीर इत्तलाआत का एक बयान मंजरेआम पर आया है, जिसे आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि अल जज़ीरा से लेकर BBC से लेकर आप वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह में भी इस खबर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। और ये भी कहा गया है कि वज़ीर इत्तलाआत अत्तार तारड़ ने एक बयान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया इस्लामाबाद में, और वहाँ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़ियादत ने और कारकुनों ने मुल्क के दिफा पर हमला किया है। इस सिलसिले में ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही इस सिलसिले में फ़ैसला कर लिया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। वैसे में नाज़रीन आपको बता दें कि हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में और आपने देखा कि सूबाई असम्बली के इंतखाबात में PTI को ज़बरदस्त कामयाबी मिली थी, लेकिन उस कामयाबी का सरखा कर लिया गया है। इस तरह का इल्ज़ाम आयद करते हैं इमरान खान की पार्टी के लोग। वैसे भी इमरान खान क़ैद में हैं, और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के साथ साथ साबिक़ सदर आरिफ अलवी और दूसरे जो अहम कायद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके ख़िलाफ़ ये ख़तरनाक दफ़ात के तहत मुक़दमात दर्ज किए जाएंगे। और ये भी बता दें कि इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान की पार्टी पर पाबंदी आयद कर दी जाती है तो फिर सूबे सरहद में जहां पर PTI की हुकूमत है वो भी गिर जाएगी या ज़वाल का शिकार हो जाएगी। अब देखना ये है कि इमरान खान की पार्टी और उनके कायदीन इस सिलसिले में क्या करते हैं। लेकिन एक बयान आया है इमरान खान की पार्टी यानी PTI के एक लीडर का, और वो हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र। बैरिस्टर अली ज़फ़र कहते हैं कि हमारे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, इंसाफ के इदारे मौजूद हैं, और हम अपनी पार्टी पर पाबंदी आयद करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। इसके अलावा उन्होंने दस्तूर और क़ानून का हवाला देते हुए कहा कि दस्तूर और क़ानून में किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी आयद करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन आपको बता दूं कि अगर PTI पर पाबंदी आयद की जाती है तो फिर PTI कायदीन को गिरफ्तार भी किया जाता है। ये इस सिलसिले में खुद अत्तार तारड़ जो वज़ीर इत्तलाआत हैं उनका कहना है कि 9 मई को मुल्की दिफा पर हमला किया गया, और पाकिस्तान में आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान, उनकी 3 बहनें कोर कमांडर हाउस के बाहर उस वक्त मौजूद थीं। इसका मतलब ये हुआ कि इन तमाम के खिलाफ बगावत के मुकदमात चलाए जाएंगे। और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान में किस तरह इंतकामी सियासत उरूज पा रही है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि पाकिस्तान तबाही और बर्बादी का शिकार है, और मुख्तलिफ शोबों में उसकी तरक्की सुस्त रवी ही नहीं बल्कि मैं तो समझता हूँ कि महदूद होकर रह गई है, मुंजमद होकर रह गई है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ज़र्रे मुबादिला के जो ज़खायर हैं उनका अगर तकाबुली जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि पाकिस्तान के जुमला ज़र्रे मुबादिला के ज़खायर सिर्फ 8.21% हैं, और आलमी सतह पर जो मईशतें हैं उनमें पाकिस्तान का नंबर 81वीं है, यानी 81 पोजीशन पर पाकिस्तान है। और हिंदुस्तान अगर आप देखेंगे तो 657 अरब डॉलर्स हिंदुस्तान के बैरूनी ज़र मुबादिला हैं, और इस मामले में हिंदुस्तान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 90वें मुकाम पर है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है और पाकिस्तान तबाही व बर्बादी के दलदल में धंसता जा रहा है। और इसके लिए आपको बता दूं कि एक तो आवाम का तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है, दूसरा हुकूमतों का, और तीसरा ये कि फ़ौज को जमहूरी इदारों के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान के मामले में देखेंगे तो 75 साल के दौरान जमहूरियत वहाँ बहुत कम अरसे रही, जबकि फ़ौजी हुक्मरानों ने बहुत ज़्यादा हुकूमत की है। जबकि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की खुशकिस्मती समझिए ये है कि हिंदुस्तान में फ़ौज ने सियासत से ख़ुद को दूर रखा है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान फ़िरक़ा परस्ती में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हुआ है, और क्यों इजाफ़ा हुआ है आप अच्छी तरह जानते हैं। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आम इंतखाबात में बीजेपी को कई मकामात पर शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, और ख़ास तौर पर बीजेपी कायदीन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर बीजेपी कायदीन ये नारे लगा रहे थे कि अब की बार 400 पार। लेकिन उनके लिए शर्मनाक बात ये हुई कि अब की बार 400 पार का नारा लगाने के बावजूद वो 240 तक महदूद होकर रह गए। और एनडीए को अगर देखा जाए, यानी तमाम एनडीए को मिला लिया जाए बीजेपी के
साथ तो 293 या 292 उनके अरकान की तादाद होती है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी लाख कोशिशों के बावजूद जादुई अदद यानी 272 तक पहुंचने में बुरी तरह नाकाम रही। अब आप देखेंगे कि जहां तक बीजेपी का सवाल है, लोकसभा में उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है और एलओपी जैसे ही राहुल गांधी को बना दिया गया है यानी लीडर ऑफ अपोजिशन, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की चमक दमक में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। वो अजीब-ओ-गरीब बातें करने लगे हैं और राहुल गांधी का खौफ इस कदर छाया हुआ है कि बार बार अपनी नशिस्तों से उठने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह मजबूर हो गए हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि राहुल गांधी ने अपनी सलाहियतों के ज़रिए और अपनी सच्चाई के ज़रिए, अपनी दियानतदारी के ज़रिए और अपनी हुब्बुल वतनी के ज़रिए मोदी हुकूमत को और मोदी को, अमित शाह को और तो उनके साथियों को चारों खाने चित कर दिया है। लेकिन जहां तक राज्यसभा का सवाल है, अब राज्यसभा में ऐसा लगता है यानी ऐवान बाला में हुकूमत कोई बिल अपने मर्जी से पास नहीं करवा सकेगी, क्योंकि राज्यसभा के जो अरकान की तादाद है जुमला 245 है और फिल वक्त 225 अरकान राज्यसभा में है। अब बीजेपी का जहां तक सवाल है, आपको बता दूं कि उसकी तादाद घट गई है। इस सिलसिले में उसकी अक्सरियत राज्यसभा में ख़त्म हो गई है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि बीजेपी के 4 जो नॉमिनेटेड अरकान थे, राकेश सिन्हा, राम शेकल और सोनाल मानसिंह के साथ साथ महेश जेठमलानी राम जेठमलानी के आनजानी राम जेठमलानी के बेटे हैं, वो भी सबकदोश हो गए हैं। इस तरह बीजेपी अरकान की तादाद अब घटकर राज्यसभा में 86 हो गई है और एनडीए अरकान की तादाद 101 हो गई है। अगर ये तमाम 101 की तादाद भी देखा जाए तो राज्यसभा में अक्सरियत के लिए 113 अरकान की ज़रूरत होती है। तो बीजेपी को यानी 12 अरकान की कमी है। लेकिन एक बात आपको बता दें, ये बदकिस्मती कहिए या खुशकिस्मती कहिए या फिर जमहूरियत की खूबी कहिए कि वाईएसआरसीपी जो एनडीए में शामिल नहीं है। हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने, एनडीए ने चंद्रबाबू नायडू के साथ इत्तेहाद किया, पवन कल्याण के साथ इत्तेहाद किया। वहाँ आप देखेंगे कि वाईएसआरसीपी को शिकस्त हुई, लेकिन वाईएसआरसीपी के जो अरकान पार्लियामेंट है लोकसभा में 4 हैं और राज्यसभा में 11 है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अब अपना बचाव जो है वो इन अरकान के जरिए कर सकते हैं जगन मोहन रेड्डी। उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे थे, लेकिन उनके पास 11 अरकान राज्यसभा हैं और 4 अरकान लोकसभा है। तो ये जो शील्ड है, ये जो ढाल है, वो उनको बचाएगी, ये कहा जा रहा है। अब बीजेपी साबिक जो अपनी हलीफ है AIADMK, उसके अरकान में राज्यसभा की तादाद 4 है, उससे भी मदद ले सकती है। इसके अलावा बेजू जनता दल, आप देखेंगे कि नवीन पटनायक ये ओडिशा से ताल्लुक़ रखते हैं। ओडिशा में उन्होंने तवील अरसे तक हुकूमत की, लेकिन हालिया असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने नवीन पटनायक की पार्टी को शर्मनाक शिकस्त से दो चार किया। उसके बाद नवीन पटनायक ने बीजेपी के साथ हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने का ऐलान किया और नवीन पटनायक के जो 9 अरकान राज्यसभा हैं वो अपोजिशन के साथ जाएंगे और बीजेपी के खिलाफ जाएंगे। लेकिन एक बात ये कही जा रही है कि बीआरएस अब फिल वक्त बहुत परेशान है, ऐसे में वो बीजेपी की तरफ जा सकती है और बीआरएस के 4 अरकान राज्यसभा हैं तो वो तायद कर सकते हैं। तो इस तरह बीजेपी अपने बलबूते पर तो नहीं, लेकिन इन पार्टियों के बलबूते पर कोई भी बिल पास कर सकती है। इस तरह की खबरें आ रही है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत है और बीआरएस अपोजिशन में बैठी हुई है। ताहम आपको ये अंदाज़ा होगा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान जब रियासत में बीआरएस या टीआरएस की हुकूमत थी, उस वक्त केसीआर ने, जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कांग्रेस को बहुत परेशान कर रखा था और कांग्रेस के कई अरकान असेंबली को, अरकान कानून साज काउंसिल को और जो पंचायत इदारों के अरकान थे या फिर सदर नशीन थे, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। बहरहाल उन्होंने जिस अंदाज में कार्रवाई की थी उसी तरह की इंतकामी कार्रवाई ऐसा लगता है कि रियासत तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हुकूमत बीआरएस के साथ रवा रखे हुए है। और इस सिलसिले में आपको बता दें कि बीआरएस ने असेंबली इंतखाबात में तकरीबन 38 हलकों में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन एक रुकन असेंबली यानी खातून रुकन असेंबली एक सड़क हादसे में हलाक हो गई थी। उसके बाद सिकंदराबाद कंटोनमेंट में ज़िमनी इंतखाबात करवाए गए जहाँ पर कांग्रेस को कामयाबी मिली। इस तरह कांग्रेस के अरकान असेंबली की तादाद 65 हो गई थी। लेकिन बाद में आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान जिस अंदाज में बीआरएस को परेशान किया गया और फिर बीआरएस के 7 अरकान असेंबली, जिसमें एक साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, साबिक स्पीकर यानी अहम कायदीन थे, वो कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस के अरकान असेंबली की तादाद 64 से बढ़कर 72 हो गई है। अब ये कहा जा रहा है कि आइंदा यानी
20 तारीख से पहले या 24 तारीख से पहले, जबकि बजट इजलास शुरू हो रहा है, उससे पहले कांग्रेस में बीआरएस के मजीद 20 अरकान असम्बली शामिल हो जाएंगे और फिर डी नागेंद्र जो बीआरएस के साबिक़ रुकन असम्बली है और अब फिल वक्त कांग्रेस में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है बहैसियत एमएलए, उन्होंने दावा किया है कि बीआरएस में अब सिर्फ 4 अरकान असम्बली बाकी रह जाएंगे। बहरहाल जो ताज़ा खबर आई है वो ये है कि पटनचेरू एक हल्का असम्बली है जहाँ के एमएलए ने कांग्रेस से जी महिपाल रेड्डी उनका नाम है, कांग्रेस में शमूलियत का जहन बना लिया है। उन्होंने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है। ये भी कहा जा रहा है कि महिपाल रेड्डी के छोटे भाई को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गैर कानूनी कानकनी और करोड़ों रुपए इनकम टैक्स चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए थे। हो सकता है कि ये इस दबाव के बायस वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बाकायदा तौर पर एक मंसूबा बनाया है, एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा सकता है उनका, कि वो कांग्रेस अरकान यानी बीआरएस अरकान असम्बली को कांग्रेस में शामिल करते जा रहे हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि सीएम रेवंत रेड्डी महेश्वरम और रच्चाकुंडे को बहुत ज़्यादा तरक्की देने का ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि रच्चाकुंडा जो है वो ऊटी से बहुत खूबसूरत इलाका है और उसे वो फिल्म इंडस्ट्री का मरकज़ बनाकर रख देंगे। इसके अलावा रंगारेड्डी को उन्होंने हिंदुस्तान के अहम सयाहती मराकज़ में शामिल करने का भी ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि रियासत की हमाजहत तरक्की उनका अव्वलीन मकसद है और वो इस मकसद को हासिल करके रहेंगे। उनका ये भी कहना था कि मेट्रो रेल को हयात नगर तक तोसी देने की तजवीज़ पहले ही तैयार कर ली गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि सारी हैदराबाद और मुज़ाफ़ती इलाकों में यूनिवर्सिटीज़ का जाल फैला दिया जाएगा, तालीमी इदारों का जाल फैला दिया जाएगा और उन्होंने बीआरएस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत ने हैदराबाद में सिर्फ ड्रग्स और गांजा लाया, जबकि आउटर रिंग रोड से लेकर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फार्मा सिटी कांग्रेस ने कायम की है। नाज़रीन आप देखते होंगे कि मुख्तलिफ इलाकों में ख़ास तौर पर सड़कों पर ऐसे नौजवान जो गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पर बात करते हैं। आप ये भी देखते होंगे कि अगर कोई सड़क अबूर कर रहा है तो वो भी अपने हाथ में फ़ोन लगाए, अपने हाथ में मौजूद फ़ोन को कान पर लगाए बात करते हुए गुजरता है। आपने ये भी देखा होगा कि किसी दावत में अगर आप जाएं तो वहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मेहमान मौजूद रहने के बावजूद भी लोग फ़ोन्स में मसरूफ़ रहते हैं, या बात करते हैं या फिर व्हाट्सअप चेक करते हैं या कुछ और करते रहते हैं। तो बहरहाल ये फ़ोन जो है एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है आपसी रिश्तों के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि हादसात का भी ये बाइस बन रहा है। आपने कई ऐसे नौजवानों को हमारे शहर में देखा होगा जो बहुत ऐसा लगता है कि बहुत अहम फ़ोन आया है और वो अपने फ़ोन को कान पर लगाए गाड़ी चलाते हैं और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो वो अपनी ज़िंदगी से महरूम होते हैं या फिर ज़ख्मी हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या आपको बता दें कि हैदराबाद वरंगल हाईवे पर पेश आया, जहां पर फ़ोन पर बात करते हुए एक शख्स ने सड़क अबूर करने की कोशिश की और एक कार की जद में आ गया और कार की जद में जाकर वो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गया। हम बात करते हैं 38 साल बीजी बाबू की। बीजी बाबू फ़ोन पर बात करते हुए सड़क अबूर कर रहा था कि एक गाड़ी की जद में आ गया और गाड़ी की जद में आने के बाद वो उड़कर काफ़ी फासले दूर जा गिरा, लेकिन जैसे ही गाड़ी उसे टक्कर देती है फिर वहाँ से वो फरार हो जाती है। हिट एंड रन का केस है। अब देखना यह है कि पुलिस किस तरह इस तरह के वाक़यात पर काबू पाने के लिए अमली इक़दाम करती है। वैसे भी अगर आवाम खुद होशियार नहीं हो जाती या आवाम में शऊर बेदार नहीं होता तो यकीन मानिए इस तरह के वाक़यात माशरे में बहुत तबाही का बायस बन सकते हैं। बहरहाल इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।